नमस्कार। इस वीडियो में हम यूनिट एंड डिजिट की जो संख्या पद्धति के रेलवे के कुछ सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जो गगन प्रताप सर हैं उन्होंने रेलवे की मैथ की बुक लॉन्च की है। इसमें रेलवे की 4000 प्लस क्वेश्चन हैं, तो जो प्रीवियस ईयर भी हैं, लेकिन उसमें कुछ सरल सरल भी सवाल हैं, तो थोड़ी अच्छे सवाल हैं जिनको अगर समझने में दिक्कत आती है तो हम इस वीडियो को आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे एक सिनेमा घर में जैसे रेलवे लिखा हुआ है, सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अब सवाल आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सिनेमा घर में बच्चे की टिकट का मूल्य $2 है और 22 की टिकट का मूल्य $5 दिया हुआ है। ठीक है, एक दिन किसी भी दिन 2000 व्यक्तियों ने 2000 व्यक्ति मतलब देखने गए तो $5050 की टिकट खरीदी। पहले हम इसका बेसिक से भी समझेंगे, फिर इसको हम थोड़ी शॉर्ट तरीके से भी समझेंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। दो तरीकों से $5050 की टिकट खरीदी तो $2 वाले टिकटों की संख्या बताना है, मतलब हमें बच्चों ने कितने टिकट खरीदी उनको बताना है। और देखो जब सिनेमा घर में देखने गए तो बच्चे भी गए और वयस्क भी गए, तो हमने मान लिया कि x गए हमारे बच्चे। ठीक है, x गए बच्चे और बाकी जो शेष हो गए वो वयस्क गए, दोनों लोग ही तो गए वयस्क। तो टोटल कितने गए? 2000 गए पूरे टोटल, एक दिन 2000 गए। तो अगर x बच्चे हो गए तो बाकी 2000 में से अगर हम x घटा देंगे, x कोई भी हो सकता है, जैसे अगर 1000 हमारे बच्चे होंगे तो 2000 में से 1000 चले जाएंगे तो हमारे उतने वयस्क आ जाएंगे। तो हमको भी पता नहीं तो हमने मान लिया x और वयस्क हो गए हमारे 2000 माइनस x। ठीक है, अब हमको पता है कि बच्चे के टिकट का मूल्य $2, तो बच्चे ने कुल सभी बच्चों ने कुल मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च की। जैसे अगर 5 बच्चे हो गए और प्रत्येक का 2 है तो 5 दूनी $10। इसी प्रकार x है तो x का कितना हो जाएगा? 2 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ने x रुपए खर्च, मतलब x बच्चे देखने गए और टिकट का मूल्य हमको पता ही है $2। ठीक है, प्लस पूरी राशि हमको निकालना है, कितनी कितनी राशि खर्च हुई उसको हम बराबर पर कर देंगे। जैसे $5050 खर्च हुई तो बच्चों ने कितनी राशि खर्च? ठीक है, $2 है, ठीक है, x बच्चे गए तो सभी बच्चों ने इतनी की और वयस्क कितने हैं? 2000 में से x गए कितने हमारे वयस्क हैं। ठीक है, कितने हो गए टोटल वयस्क? कितने? प्रत्येक वयस्क एक वयस्क के टिकट का मूल्य कितना है? $5। तो सभी वयस्क का हम निकालेंगे, 5 के गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो वयस्क का मूल्य प्लस बच्चों का मूल्य बराबर कितना खर्च हुआ? इसमें दिया हुआ है $5050 की टिकट खरीदे, 5050। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे 2x, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 5 के 2 में 2000 में 5 के गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 10000 माइनस 5x और 2x तो दिया हुआ है प्लस बराबर 5050। ठीक है, तो 5x दिया हुआ है, 5x हम उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके। जैसे 5x में से 2x गए तो माइनस के 3x आएंगे क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, तो 3x को हम ले जाएंगे उस साइड तो 3x प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 10000 5050 को इस साइड लाएंगे तो 10000 में से 5050 हम घटा देंगे। 10000 में से 5050 गए तो आ जाएगा 10 में से 0, 10 में से 5 गए 5 और 10 में से 1 गई 9 और 10 में से 6 गई तो 4 बराबर 3x। ठीक है, कितना आ गया? 3x आ गया, 3x बराबर आया है 4950। ठीक है, तो x बराबर आ गया, इसका भाग दे देंगे पक्षांतर को, गुणा में इस तरफ जाएगा भाग, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15 0, तो x बराबर आ गया 1650। तो x हमने किसको माना था? बच्चों को माना था, और इसमें बच्चों $2 वाले टिकटों की संख्या, $2 वाले कौन से? बच्चे हैं, तो बच्चों के टिकटों की संख्या पूछी गई है कि बच्चे कितने हैं, तो बच्चे कितने हुए? x बराबर आ गए 1650 और हमको वयस्क का निकालना हो तो वयस्क भी निकाल देंगे, 2000 में से x घटा देंगे तो जितने 1650 में से बाकी कितने बचेंगे? 2000 में 1650 1700 और 350 हमारे क्या हो जाएंगे? वयस्क हो जाएंगे। अगर वयस्क पूछे, अगर ऐसा पूछा होता कि $5 वाले टिकटों की संख्या तो 350 और $2 वाले टिकटों की संख्या कितनी हो गई? 1650। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इसका दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं, बहुत ही जिसे हम ट्रिक कहते हैं, शॉर्ट तरीका होता है। जैसे हम मान लेते हैं इसमें कि बच्चे भी गए और वयस्क भी गए, हम मान लेते हैं कि सारे वयस्क गए। ठीक है, सारे वयस्कों ने खरीदी तो एक टिकट का मूल्य कितना है? $5। ठीक है, एक टिकट का मूल्य $5 तो सारे वयस्क गए, 2000 हैं, 2000 व्यक्ति गए तो सारे 2000 गए। ठीक है, तो कितने रुपए खर्च करके आए? $10,000। ठीक है, 10,000 खर्च आए, लेकिन ये द्वारा हमारा मतलब अगर सभी जाते, सभी वयस्क जाते इतने रुपए खर्च करते, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे भी गए हैं
इसलिए हमारे 5050 खर्च हुए, नहीं तो पूरे 10,000 खर्च हो जाते अगर 22 के लिए आते। इसमें कुछ बच्चे हैं तो वो बच्चों के टिकट का मूल्य कम भी है $2, इसलिए इसी वजह से अंतर आया है कि 10,000 आ गया है, नहीं तो हमारा 5050 आता। तो हम 10,000 में से 5050 घटा लेंगे, तो 10,000 में से 5050 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 10 में से 5 गई 5, 10 में से 1 गई 9, 10 में से 6 गई 4, 4950 का हमारा एक्स्ट्रा आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने इसमें सभी बैच के जोड़ लिए हैं, तो 4950 हमारा एक्स्ट्रा अलग आया है। ठीक है, तो बच्चों का कितना है $2 और बैच को कहाँ है $5, तो कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसी 3 की वजह से, 3 हमने ज़्यादा जोड़ लिया है, इसी 3 की वजह से अंतर आया। इसमें हम अगर 3 का भाग दे देंगे तो हमारा बच्चों का आ जाएगा, क्योंकि हमने बैच के तो ले लिए हैं, हमको बच्चों का निकालना है। तो बच्चों का अंतर किसकी वजह से है, वही 3 ज़्यादा है, $2 है, इसमें से $5 है, तो 3 का हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छः 18 और 3 5 15 और 0, तो 1650 क्या जाएगा, हमारे बच्चों का आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं तो आसानी होती है, वैसे भी आप समझना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरा सवाल समझ लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अधिकांश पेपरों में आता रहता है ये वाला सवाल, इसको भी समझ लेते हैं। एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 3 अंक, अगर कोई, जैसे हम अभी कोई पेपर देते हैं तो उसमें जो रेलवे का भी पेपर होगा तो सही उत्तर के लिए जैसे उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग के आधार पर ये सवाल है। अगर परीक्षा में सही उत्तर के लिए 3 अंक, अगर एक उत्तर आप सही करते हैं तो उसमें आपको 3 अंक दे दिए जाते हैं, और अगर गलत कर दिए आप जैसे आप एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उसके लिए आपको 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार सिंधु ने परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार का अगर उसमें 3 अंक, एक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा गया तो 80 अंक प्राप्त किए। एक और कंडीशन दी, अगर सही के लिए 4 अंक दिए जाते, अगर सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते और गलत के लिए 2 अंक काटे जाते, और गलत होता अगर क्वेश्चन, जैसे ऊपर की कंडीशन में 1 काटा जा रहा था, नीचे की कंडीशन में 2 अंक काटे जाते, तो इस स्थिति में सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या हमको ज्ञात करना है। देखो हम देखने में बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, हम बारी बारी से करते हैं। ठीक है, सही उत्तर के लिए 3 अंक, मतलब 3 अंक का एक उत्तर है। जैसे प्रश्न हमने मान लिया 3 अंक के, उसमें x सही किए। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हो गए हमारे, 3 है, 3x हो गए। एक प्रश्न हमारा 3 अंक का और x क्वेश्चन उसने सही किए। ठीक है, हमको पता नहीं, हमें मान लिया सही क्वेश्चन होगा कितने, x। ठीक है, और गलत मान लिए उसने किए y, तो अगर हम -y, और इसके लिए हमको दिया जाता है 1 अंक काट दिया जाता है, तो अगर उसने जैसे 5 की तो 5 काट लिए जाएंगे, 6 की तो 6 काट लिए जाते हैं, 1 काटा जाता है। ठीक है, तो अब हमारा कितने हैं, उसने अंक प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन में उसने 80 अंक प्राप्त किए। मतलब क्या हुआ, सीधा सा कि 3x - y = 80, एक हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में सही के लिए 4 अंक, मतलब 4 अंक दिए जाते हैं, माना कि x क्वेश्चन उसने सही किए। ठीक है, और गलत के लिए 2 काट लिए जाते हैं, 2 अंक काटे, और माना कि उसने y क्वेश्चन है वो गलत किए, और इस कंडीशन में उसको 90 अंक प्राप्त किए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको विलोपन विधि से हमको सॉल्व कर देना है। विलोपन विधि जैसे आप जानते होंगे, इस वाले को हम किसी भी x को बराबर कर लेंगे, y को बराबर कर लेंगे, इसमें y को आसान होगा तो हम y इसमें इस वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, तो हमारा y बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ 2 ऐसे गुणा हो जाएगा। ठीक है, और 80 दूनी 160 आ जाएगा। ठीक है, 160 कर दिया। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर दिए। अब इसको हम घटा लेते हैं, माइनस के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, 6x में से 4x गए तो 2x बचे। ठीक है, और 160 में से 90 गए तो कितने बचे, 70 बचे, तो x बराबर आ गया हमारा 35, मतलब उसने 35 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, हम किसी भी एक समीकरण में मान रख के देख लेंगे तो हमारे गलत उत्तर भी आ जाएंगे, हम टोटल निकाल लेंगे। सही कितने की है, 35। अब ये वाला समीकरण देखते हैं, 4x - 2y = 90 है। x के लिए हम 35 रखेंगे, 4 × 35 - 2y = 90, तो 35 × 4 करेंगे, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 आ जाएगा, 140 - 2y = 90। तो हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, 2y उस तरफ चला जाएगा तो 90 इस साइड आ जाएगा, 140 - 90 = 2y। तो 90, 140 में से 90 गए तो कितने बचे, 50 = 2y, तो y बराबर आ जाएगा 25। x बराबर सही उत्तर 35 और गलत उत्तर y बराबर 25।
कुछ भी पूछे, सही पूछे गलत पूछे। अब इसमें टोटल पूछा गया है तो 5 5 10, 3 2 5 1, 3 2 5 1 6, तो हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या आ गई इसमें 60। हमारे वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार। जो मैथ संख्या पद्धति के सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, तो इसी प्रकार के कुछ और सवाल कर लेते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे सवाल हैं, उनको हम करेंगे। जो कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि रिपीट होते हैं। जो ये वाला हमने प्रतियोगी परीक्षा वाला किया है, ये हमारा ग्रुप डी में सवाल आया है। इस प्रकार के हमारे ग्रुप डी में सवाल आते हैं। और हम करते हैं जैसे 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1, इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें देखना है हमको इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक क्या आएगा, जो हमेशा वही आएगा। और n बराबर है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, और जो बराबर नहीं है जीरो के। पूर्ण संख्या होती है जो जीरो से अनंत तक जाती हैं, तो पूर्ण संख्या तो लेना है, लेकिन जीरो के बराबर एक जीरो नहीं लेना है। तो जीरो नहीं लेना तो 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हैं। पहले हम इसमें क्या करेंगे, उस पर जैसे मान, डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं यूनिट डिजिट के लिए, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको मैं कॉमन ले लेते हैं। 124 की पावर n, इसको कैसे लिख सकते हैं, 124 की पावर n और प्लस 124, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ के पावर में ऐसे घात होती हैं तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 124 हम कॉमन ले लेंगे, 124 की पावर n, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा 124। ठीक है, तो एक हो जाएगा 124 बचेगा 125 गुणा 124 की पावर n। ठीक है, अब n की जगह जैसे हमने 1 रखा तो 124 गुणा 125 हो जाएगा, n की बराबर 1, तो 1 की जगह 1 का मान 1 ही होगा। तो 4 में जब 5 का गुणा होगा, 5 का 20, तो 0 आएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब एक तरफ अगर 5 हो और एक तरफ कोई भी सम संख्या हो तो उनका गुणा हमेशा एक यूनिट डिजिट उसमें 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम जैसे यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं तो 4 चौको 16 होगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जैसे 6 आ जाएगा। 6 में 5 का गुणा करेंगे तब भी 6 5 30, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये अगर यूनिट डिजिट एक तरफ 5 है और एक तरफ कोई भी सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब और कुछ सवाल देखते हैं हम। अच्छे सवालों को ही देखेंगे, और ऐसे तो काफ़ी सवाल जो आए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा है, एक संख्या का योग सहअभाज्य देखना है। सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य संख्या हमको ज्ञात करना है। जैसे 7 और 14 दिया हुआ है एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दिया हुआ है 12 और 18, एक ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा 34 और 35, एक ऑप्शन में दिया हुआ है 17 और 170। तो सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका एचसीएफ या मासा, जिनका मासा 1 हो, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो संख्याएं कहलाती हैं हमारी सहअभाज्य। इनमें देखेंगे हम कौन सी संख्या है इनमें जो सहअभाज्य है। देखो, जिनका मासा 1 होना चाहिए। तो इसमें तो 7 कॉमन है, 7 7 दूनी 14 तो हो नहीं सकती है। ठीक है, इसमें तो 12 और 18 में 2 ही, 2 6 के 12, दोनों में 18, इसमें 2 कॉमन है, ये भी नहीं हो सकती। अब क्या है 17 और 170, इसमें 17 ही, 17 धन के 170, ये भी नहीं हो सकती। बची कौन सी, ये 2435 का मासा 1 ही आएगा। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या बहुत ही आसान है, पता होना चाहिए। बस सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका मासा 1 है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। अगर पता ही ना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं एक और सवाल, इसमें 80 नंबर का सवाल दिया गया है। 18 और 78 को छोड़कर, ठीक है, इनके बीच की संख्या निकालना है। इनके बीच की संख्याएं जो 6 से विभाज्य हों, सभी संख्या नहीं, संख्या जो 6 से विभाज्य, मतलब जिनमें 6 का भाग चला जाए, और इनमें 18 और 78 को छोड़ देना है। जैसे 18 को हम छोड़ देते हैं तो 18 के बाद कौन सी आती है, 18 में 6 का भाग जाएगा, 18 और 6 24, 24 से हमको शुरू करना है, और 78 को भी छोड़ लेना है। 78 में 6 कम 6 छठी 18, तो 78 में 6 का भाग जाएगा। तो इससे जस्ट पहले की मतलब 72 तक की संख्या हमको लेना है, ये वाली संख्या हमको लेना है, और बाकी हमको छोड़ देना है। तो इनके बीच की संख्या हमको ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो 6 से विभाज्य कितनी संख्या है। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्ट गिनती भी निकाल सकते हैं, और एक और तरीका है उससे भी हम देख लेते हैं। 24 24 6 5 30, 6 6
36, 6 7 42, 48, 6 9 54, 6 3 60 और 6 66। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई हमारी। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर संख्या बड़ी होती है, अगर बहुत ज़्यादा अंतर में जैसे 178 में, यहाँ 78 में देखिए 578 ऐसा कुछ दिया होता, तो उसका भी हम कैसे निकालते हैं उसका हम बताते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ एक समांतर श्रेणी का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ए एन में नंबर, यहाँ पर अगर एन में नंबर हो, एन में नंबर का ये सूत्र है, अगर लास्ट नंबर जो दिया हुआ रहता है ना, उसका सूत्र है एन में नंबर का। तो एन में नंबर मतलब लास्ट नंबर। तो हमें लास्ट नंबर जैसे पता है कि लास्ट नंबर तो हम देख ही लेंगे 78 तक, तो 78 में जैसे भाग जाता है, अगर 78 होता तो 78 लिख देते यहाँ पे, और नहीं पता तो नहीं पता। जैसे अब 18 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 18 को छोड़ने को कहा है, ए मतलब पहला नंबर, तो 24 लिख देंगे प्लस एन माइनस 1, एन तो हमको निकालना ही है। ठीक है, अब डी होता है सार्वंतर, मतलब कहलाता है इनके बीच का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, हमें 6 के डिफरेंस पर लेनी है संख्या। अगर 5 होता तो 5 के डिफरेंस 5 लिख देते बराबर। और एन में नंबर मतलब लास्ट नंबर क्या है, तो लास्ट नंबर इसमें क्या है 72। अगर 78 लेना होता तो 78 लिख देते। ठीक है, इस सूत्र को हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 72 माइनस 24। ठीक है, तो 12 में से 4 गई 8 और 7 में से 3 गई 4। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 6 और इसमें इसका भाग दे देंगे इस तरह, तो 6 8 48, तो एन एक उस साइड जाएगा तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार 9 आ जाएगा। इस प्रकार अगर बड़ी संख्याएं भी दी हों तो इस सूत्र की मदद से हम, जैसे अभी तो हमने गिन के निकाल लिया, जैसे अगर ज़्यादा गैप होता और 500 700 800 के बीच की संख्या होती तब भी हम इस सूत्र की मदद से निकाल सकते थे आसानी से। ठीक है, और कुछ एक दो सवाल देख लेते हैं जो रेलवे में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर सवाल है। जैसे ये वाला सवाल है ग्रुप डी में आया था। ठीक है, ग्रुप डी में कभी कभी अच्छे सवाल आ जाते हैं। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है, 3 क्रमागत भी लेना है हमको और विषम भी लेना है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है 309 है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी निकालना है हमको। ठीक है, अब देखो जब विषम संख्याएं लेनी है तो कोई ना कोई तो हमको मानना पड़ेगा, कोई विषम संख्या है, क्रमागत लेना है। लेकिन क्रमागत मतलब विषम संख्या कैसी होती है 1 3 5 7 इसी प्रकार से होती है। तो सब संख्याएं हमको देखना है कि 2 के अंतर में आती हैं, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 इसी प्रकार आती हैं। इसी प्रकार हमको कोई मान लेनी है संख्या अपने मन से, जैसे x मान ली, एक संख्या हमने कोई मान ली x है। ठीक है, तो अगली संख्या जब भी होगी तो वो x प्लस 2 होगी, क्योंकि 2 के अंतर में आती हैं, 1 2 3 3 2 5, और इसके बाद जो संख्या होगी x प्लस 4 होगी। इसी प्रकार संख्या होगी। ये हमने संख्या ले ली कितनी है 3, तो 3 ले ली। अब इस संख्या का योग है 309, तो हमने जोड़ दिया। जो कहता जाए सवाल वही करते जाओ बस। ठीक है, सबसे बड़ी निकालना है, मतलब x प्लस 4 हमको निकालना है। ठीक है, अब इनको जोड़ने के 1x 2x 3x प्लस 4 2 6 बराबर 309, 3x बराबर 6 उस साइड जाएगा, 309 माइनस 6, 309 में से 6 गई 303, 3x x बराबर 3 उस साइड जाएगा, 303 बटे 3, तो 101 हमारा x आ गया। x का मान कितना आ गया 101। सबसे बड़ी निकालना है तो 101 प्लस 4 105 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, संख्या पद्धति के सवाल है। समीकरण की इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक निकालना है। 3 की पावर 68 इंटू 4 की पावर 73 इंटू 15 की पावर 101। इसमें देखो अगर ध्यान दें तो बहुत ही आसानी से हम देखते ही बता सकते हैं। एक तरफ अगर 5 हो, एक तरफ अगर सम संख्या हो, तो उनका हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब भी सम संख्या में हम 5 का गुणा करते हैं, 4 में चाहे 5 का गुणा करें चाहे 6 में 5 का गुणा करें, तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। 5 दूनी 10,
5 चौका 20, 6 पंचे 30, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाता है, अच्छे सवाल है। और भी अगर हम देखना चाहें, जैसे एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। एक संख्या है, एक संख्या को 15 से जब विभाजित करते हैं, विभाजित करने पर शेष 9 आता है। ठीक है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेष 9 आ रहा है। और अगर उसी संख्या को अगर हम 5 से विभाजित कर दें, 5 से विभाजित करें तो शेष निकालो। ठीक है, सवाल दिया हुआ ये 15 से विभाजित करने पर शेष 9 आता है, तो ये देख लेना जरूरी होता है कि 5 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब भी यहाँ कोई संख्या लिखी हो तो ये भी देखना होता है कि 5 का भाग इसमें चला जाए। जैसे 5 का भाग इसमें जा रहा है, 15 5 3 15, तो 15 से विभाजित करने पर 9 शेष आ जाता है। जैसे कोई संख्या है x, इसको हम 15 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ कुछ आएगा y, और शेष कितना आ रहा है, 9 शेष हमारा बच रहा है। लेकिन हम इसी संख्या को 15 से विभाजित न कर 5 से विभाजित करेंगे, तो जब चूंकि 5 15 से विभाजित हो रहा है तो इस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा, उतनी बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, फिर कितना शेष, 9 शेष बचे, 9 शेष आएगा, 9 में भी 5 का भाग चला जाता है, तो हम इस 9 में डायरेक्ट 5 का भाग देख लेते हैं। 5 का भाग इसमें देख लेंगे, 5 एकम 5, कितना शेष बचा है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई और संख्या भी दी होती ना, जैसे 15 से विभाजित करने पर यहाँ पर 15 से बड़ी संख्या तो कोई आती नहीं, यहाँ पर देखोगे तो 11 शेष बचता है। ठीक है, तो 5 से विभाजित करने पर तो 11 में 5 का भाग हम डायरेक्ट 11 में देख लेते, 5 दूनी 10, एक शेष बचता है, तो शेष पर हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के और मैथ के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।